हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ में यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, जो एकदम कलेशी टॉपिक ही है जिसे मैं बोल सकता हूँ। और अब पॉसिबिलिटी ये है कि आगे आने वाले 2-3 महीने तक ये बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक रहने वाला है, जो कि है ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट। इसके बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं इस वाले टॉपिक के अंदर, तो अपन पूरा देखते हैं पहले कि क्या कॉन्टेक्स्ट है पूरा। एज ऑफ March 6th 2026, the conflict between the United States and Iran has escalated into a full-scale war, which began on February 28, 2026. February 28 को वो अटैक किया था यूएस और इसराइल ने, किस पे? ईरान पे। दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफन रेफर्ड टू एज द 2026 ईरान वॉर फॉलोज ईयर्स ऑफ राइजिंग टेंशन ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। एक्चुअली बहुत टाइम से ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके यूएस और इसराइल बहुत ही ज़्यादा वेरी थे। वो कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। एक्चुअली ईरान के पास बहुत सारा यूरेनियम है जिसको वो एनरिच कर रहा है। तो यूएस और इसराइल, स्पेसिफिकली इसराइल इसराइल का ये कहना है कि ईरान ने अपने एनरिचमेंट को इतना कर दिया है कि अब वो उस यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में यूज़ कर सकता है, या फिर कर दिया है। उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बना ही दिया है, जहाँ पे वो वेपन्स बना रहा है। और वेपन्स क्या करेंगे? अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो वो एक रीजनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा बहुत ही गलत तरीके से। और उसमें सबसे पहला जो विक्टिम होगा उसका, वो कौन होगा? इसराइल। ईरान और इसराइल एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं, मतलब एक तरीके से एक दूसरे के जानी दुश्मन है वो, ईरान और इसराइल। और क्या बोलता है कि उस वजह से ईरान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही ईरान का अगर रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा पूरे रीजन के अंदर, तो वो एक इसराइल के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। इसी वजह से यूएस और इसराइल ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक्स करी ईरान के अंदर। February 28, 2026 को पहला अटैक किया गया वहाँ पे। Outbreak, Operation Epic Fury. Operation Epic Fury. On Saturday, February 28, the United States and Israel launched a massive coordinated military campaign, codenamed Operation Epic Fury by the US. यूएस ने इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? एपिक फ्यूरी। And Operation Roaring Lion by Israel. The offensive began with a decapitation strike aimed at the Iranian leadership. इसराइल ने इसका नाम दिया है ऑपरेशन रोरिंग लायन। ये बात ध्यान रखना, यूएस का जो नाम है, कोड नेम, वो एपिक फ्यूरी है। और इसराइल का जो नाम है, जो उसने ऑपरेशन को दिया है, वो है रोरिंग लायन। एंड द ऑफेंसिव बिगेन विद अ डीकैपिटेशन स्ट्राइक एम्ड एट द इरानियन लीडरशिप। डीकैपिटेशन स्ट्राइक का मतलब है कि अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हो किसी कंट्री के अगेंस्ट, तो आपका पर्पस क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? वहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है, लाइक हेड ऑफ द स्टेट, टॉप मिलिट्री कमांडर्स, उनको आपको एलिमिनेट करना है। तो उसको क्या बोला जाता है? डीकैपिटेशन स्ट्राइक। यूएस और इसराइल ने डीकैपिटेशन स्ट्राइक किया था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? डेथ ऑफ द सुप्रीम लीडर। A major US-Israeli strike on Tehran successfully targeted and killed Ayatollah Ali Khamenei, who had led Iran since 1989. ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी कि पहले दिन जो अटैक किया था, उसके विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ दैट अटैक अयतुल्ला अली खमीनी को मार दिया गया था। उन अटैक्स में ही वॉज किल्ड। अयतुल्ला अली खमीनी, अयतुल्ला जो है वो टाइटल दिया जाता है हेड ऑफ द स्टेट को। ईरान के हेड ऑफ द स्टेट को क्या बोला जाता है? अयतुल्ला। 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन हुआ। जो शाह वहाँ पे रूल किया करते थे, उनको आउस्ट किया गया वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक इस्लामिक रिजीम स्टैब्लिश हुई, जिसके जो फर्स्ट हेड थे वो कौन थे? अयतुल्ला खोमीनी। वो पहले जो थे वो अयतुल्ला खोमीनी थे। जो ये हैं वो अयतुल्ला खमीनी है। अयतुल्ला खोमीनी ने कब तक रूल किया? 1979 से 1989 तक। 1989 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद किसने लीड किया? अयतुल्ला अली खमीनी। जो कब बने खमीनी अयतुल्ला? 1989 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था स्ट्राइक का? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्टेटेड द गोल वाज टू एलिमिनेट इमिनेंट थ्रेट्स, डिसमेंटल ईरान न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेट रेजिम चेंज। जो इमिनेंट थ्रेट था यूएस और इसराइल को, एक तरीके से देखा जाए, और थ्रेट क्या था? उनका जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल करना था। जो भी ईरान यूरेनियम को एनरिचमेंट कर रहा था वहाँ पे, और उस यूरेनियम को एनरिच करके वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाता,
तो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको डिसमेंटल करना था, और उसका सेकंड एम क्या था स्ट्राइक का, रेजीम चेंज। वहाँ पे जो आयतुल्ला, जहाँ वहाँ पे जो इस्लामिक रेजीम है जो ईरान के अंदर जो रूल कर रही है, आयतुल्ला अली खमीनी, आयतुल्ला खोमीनी, उस पूरे रेजीम को चेंज करना था। और रेजीम चेंज करके क्या करना था, वहाँ पे यूएस और इसराइल को अपना पपेट बिठाना था। यूएस और इसराइल का जो भी फेवरेट लीडर, या फिर बोला जाए कि यूएस बैक गवर्नमेंट, या और यूएस और इजरायली बैक गवर्नमेंट वहाँ पे ईरान में उनको इस्टेब्लिश करना था वहाँ पे। ऐसा हुआ नहीं, वो अलग चीज़ है। Initial toll: the first 30 seconds of the war reportedly saw the elimination of dozens of high-level Iranian officials. पहले 30 seconds में जो मिसाइल स्ट्राइक्स करी ना यूएस और इसराइल ने मिलके, जो जॉइंट ऑपरेशन था, फर्स्ट 30 seconds में जो स्ट्राइक हुई ईरान के अंदर, वहाँ पे हाई लेवल ईरानियन ऑफिशियल्स को मार दिया गया था। वहाँ पे डजन्स ऑफ 12, 24, 30 से बहुत सारे मार दिए गए। अयतुल्ला खमीनी तो मारे ही गए थे वहाँ पे, और टॉप मिलिट्री कमांडर्स वो भी मारे गए थे वहाँ पे, और टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स में कौन आते हैं, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस, एक्स पॉलिटिशियंस, उन सबको मार दिया गया। ईरान ने भी रिटेलिएट किया। ईरान ने कैसे रिटेलिएट किया ये देखते हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस उन्होंने नाम दिया है इस काउंटर अटैक का, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोर्थ। Iran responded by launching Operation True Promise Fourth, a series of missile and drone barrages targeting US bases and allied infrastructure across the Middle East। आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि जैसे यूएस और इसराइल ने अटैक किया ईरान पे, उसके कुछ विद इन फ्यू आवर्स ऑफ दैट अटैक, ईरान ने जो यूएस बेसिस थे कहाँ पे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जैसे कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी जगहों पे तो ईरान ने यूएस कॉन्सुलेट पे भी अटैक्स किए हैं। ईरान हैज टारगेटेड मिलिट्री एंड सिविलियन साइट्स इन इसराइल, कुवैत, इसराइल में तो करना ही था, कुवैत में भी किया, बहरीन में भी किया, कतर में भी किया, सऊदी अरेबिया में भी किया, यूएई में भी किया। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई यूएस के बहुत अच्छे अलायंस हैं, ये बहुत ही अच्छे अलायंस हैं। और इनडायरेक्टली किसके अलाय भी हैं, ये इसराइल के अलाय भी हो जाते हैं अगर ये यूएस के अलाय हैं तो इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, और यूएस एक तरफ है, ईरान एक तरफ है। ईरान और यमन, यमन जो है एक तरीके से ईरान यमन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर आपने देखा होगा पहले न्यूज़ में भी, हाउती रेबल्स का नाम आपने सुना होगा। हाउती रेबल्स ने सऊदी अरेबिया में एक जो रिफाइनरी है उस पर भी अटैक किया था। तो यमन और अगर ईरान की बात करें तो वो एक तरीके से आपस में उनका अलायंस है। और यहाँ पे जो अलायंस है वो किसका है, इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूएसए। वैसे बड़ा अजीब सी बात है कि इसराइल को ये सारी कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखोगे जो अरब वॉर्स हुए थे 60s में 70s में, उसमें ये जो कंट्रीज थी ये किसके अगेंस्ट थी, इसराइल के अगेंस्ट थी। और अब ये इसराइल के साथ लड़ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है ये, पता नहीं क्या है ये। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब आप पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशंस तो आपको और भी वियर्ड चीज़ें सुनने को मिलेंगी। ये भी बहुत ही वियर्ड चीज़ है कि इसराइल, कुवैत, बहरीन जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, पक्के इस्लामिक स्टेट्स हैं ये भी। देखो इस्लामिक स्टेट्स की बात आती है तो एक बात और अपन डिस्कस करते हैं कि ईरान इनके अगेंस्ट क्यों है, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ये सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं। सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं ये, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। और इनका जो चैंपियन है उनको क्या उनका जो लीडर है वो कौन है, सऊदी अरेबिया। और जो ईरान है वो पूरी शिया डोमिनेटेड कंट्री है, वहाँ पे शिया रूल है। तो इसलिए सुन्नीज और शियास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, सेंचुरीज से चला हुआ आ रहा है। यही रीज़न है कि ईरान और सऊदी अरेबिया भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तभी वहाँ पे ईरान अकेला थकेला है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में, क्योंकि वो एक अकेली शिया कंट्री है। उसके अलावा कौन सी कंट्री है, येमेन। ईरान उसका लीडर है, क्योंकि येमेन इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। येमेन में जो भी इंसर्जेंसीज हैं ईरान उसको काफ़ी बैक करती है। और इसराइल को अटैक करने के लिए, इसराइल के अगेंस्ट कोई भी अगर उनको टेररिस्ट अटैक करना है, कुछ भी करना है, तो ईरान उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है येमेन को। और येमेन में कौन है मेन, हाउती रेबल्स। ईरान और किसको सपोर्ट करती है, ईरान हमास को भी सपोर्ट करती है, ईरान हिजबुल्ला को भी सपोर्ट करती है, और ईरान हाउतीस को भी सपोर्ट करती है। जो 3H हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, ईरान के पक्के अलाइज हैं, हिजबुल्ला, हमास और हाउतीस।
आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में कि हेजबुल्ला के अगेंस्ट भी काफ़ी, जॉर्डन के अंदर हेजबुल्ला को भी काफ़ी टारगेट किया है यूएस और इसराइल ने। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की बात कर लेता है। कुवैत, अ ड्रोन स्ट्राइक ऑन अ यूएस कमांड सेंटर किल्ड 6 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स। कुवैत के अंदर उन्होंने यूएस कमांड सेंटर पर अटैक किया जहां पे 6 अमेरिकन मारे गए। मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट, अ यूएस सबमरीन टॉर्पीडोड एंड सैंक द ईरानियन वॉरशिप आयरिस डीना ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, द फर्स्ट सच यूएस एंगेजमेंट सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। इंडिया ने एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम मिलान है, मिलान 2026, जहाँ पे कंट्रीज की नेवीज को इनवाइट किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वन ऑफ द कंट्रीज कौन थी उसमें? ईरान भी थी। एक्चुअली यूएस को भी इनवाइट किया गया था पर यूएस ने कोई वॉरशिप नहीं भेजी थी, सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे वहाँ पे। आईएनएस डीना को भेजा गया था वहाँ पे ईरान के द्वारा इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो मरीन्स थे वहाँ पे या फिर जो सेलर्स थे उन्होंने वहाँ पे मार्च भी किया था केरला के अंदर, उनका वीडियो भी आ रहा है काफ़ी। तो इन्होंने एस्टिमेटेड जो डेट है वो शायद 26 या 27 फरवरी है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया के अंदर उस एक्सरसाइज के अंदर। फिर उन्होंने वापस ईरान की तरफ गए। वो काफ़ी टाइम तक, ये जो जैसे इंडिया का कोस्ट है, ये काफ़ी टाइम तक इंडिया के वाटर्स में थे। ये 7 दिन तक यहाँ पे सेल कर रहे थे। फिर उसके बाद ये श्रीलंका है, ये इनका क्या रूट रहता है यहाँ से आते ही ये इंडिया का है ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे थे ये बहुत टाइम तक। फिर ये श्रीलंका तक गए। श्रीलंका में इन्होंने श्रीलंका से परमिशन मांगी कि हमको यहाँ पे डॉक करने दो आपके पोर्ट पे। श्रीलंका ने उनको होल्ड अप रखा 11 आवर्स के लिए कि अभी हम परमिशन नहीं दे सकते। उसी दौरान क्या है, इंडिया वाटर्स को छोड़ के ये आ गए थे इंटरनेशनल वाटर्स में। इंटरनेशनल वाटर्स में जैसे ही आए, यूएस ने मौका देखा, यूएस की सबमरीन ने वहां पे इस वॉरशिप पे अटैक कर दिया और यहाँ पे खूब सारे सेलर्स भी मारे गए। इस पे अपन एक पूरा सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पे, क्योंकि इंडिया ने भी यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया था इन सेलर्स को रेस्क्यू करने के लिए, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब यूएस ने सबमरीन के थ्रू किसी वॉरशिप को उड़ाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान हैज टारगेटेड इकोनॉमिक हब्स इंक्लूडिंग अमेजन डेटा सेंटर्स इन द यूएई एंड ऑयल रिफाइनरीज इन बहरेन एंड सऊदी अरेबिया। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट ज़रूरी भी है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन करने से पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ ही लो आप, क्योंकि यूपीएससी पूरे साल टारगेट करने वाला है। ये प्रीलिम्स में भी टारगेट करेगा किसी ना किसी वे में। बहुत सारी न्यूज़ इससे निकल निकल के आएगी, इनडायरेक्ट न्यूज़ भी काफ़ी बनेंगी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से। तो इसलिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत ही बड़ा इवेंट है कि यूएस और इसराइल ने अटैक कर दिया मिडिल ईस्टर्न ईरान के अंदर। तो मिडिल ईस्ट एक तरीके से डिस्टेबलाइज भी हो रहा है, इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। With reference to Operation Epic Fury, consider the following statements. Statement 1, it was a unilateral military strike by the United States to secure maritime routes. Statement 2, the operation targeted the top political and military leadership of Iran. Statement 3, it resulted in the death of the Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. How many of the statements given above are correct? A, none. B, only one. C, only two. D, ऑल थ्री। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 30 सेकंड्स के लिए पॉज करें वीडियो को, खुद से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, फिर उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनली टू। सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, वो कौन से स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड। फर्स्ट गलत है, यूनिलैटरल नहीं था ये वाला जो अटैक था। ये यूनिलैटरल इसलिए नहीं था क्योंकि सिर्फ यूएस इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर इसराइल भी इन्वॉल्व था। द ऑपरेशन वॉज अ डीकैपिटेशन स्ट्राइक दैट किल्ड अयतुल्ला खमेनी लीडिंग टू अ पावर वैक्यूम। ये अपन ने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट के अंदर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट वॉज अ जॉइंट यूएस इसराइली ऑपरेशन, नॉट अ यूनिलैटरल यूएस एक्शन। यूएस और इसराइल ने मिलकर अटैक किया है ईरान पे, इसलिए यूनिलैटरल नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्ले करता है यूपीएससी, तो यहाँ पे ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, एक बार देख के एक बार लगता है कि हाँ सही होगा ये, बट यूनिलैटरल नहीं था, इसराइल भी इन्वॉल्व था उसके अंदर। स्टेटमेंट क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मेवन इन द कॉन्फ्लिक्ट? ए, an AI-driven target identification and battle simulation system. B, a secret submarine mission to blockade the Strait of Hormuz. C, a humanitarian effort to provide aid to civilians in Tehran. Option D, a diplomatic initiative to negotiate a ceasefire through the UN.
वीडियो को पॉज करें 30 सेकंड्स के लिए, खुद से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को और फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एन एआई ड्रिवन टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड बैटल सिमुलेशन सिस्टम। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यूएस का है एक्चुअली है। Project Maven is a real-world US Department of Defense initiative that integrates artificial intelligence like the Claude model to process sensor data and identify battlefield targets in real time. Actually, ये 2017 में स्टार्ट किया था यूएस ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था ये एक्चुअली यूएस की। अगर इंडिया का होता तो इंपॉर्टेंट होता कि कौन सी मिनिस्ट्री का है ये, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इसमें करते क्या है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ। ड्रोन फुटेजेस को एनालाइज करता है ये जो एआई, ये जो पूरा प्रोजेक्ट मेवन है इसके अंदर ये क्या हेल्प करता है, ड्रोन फुटेजेस जो लेते हैं, एक तरीके से इंटेलिजेंस गैदरिंग जो करते हैं ड्रोन्स के थ्रू, वो पूरे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किससे करते हैं, एआई और मशीन लर्निंग का उसमें यूज लेता है। फिर उसके हिसाब से पूरा वॉर प्लान बनता है, उसके हिसाब से पूरा सिचुएशन अवेयरनेस बनती है, उसके हिसाब से फिर देखते हैं कि हमको किस हिसाब से स्ट्राइक करनी है। प्रिसीशन स्ट्राइक करने में काफ़ी काम आता है, इसलिए प्रोजेक्ट मेवन का बहुत बड़ा रोल है। और ईरान को स्ट्राइक करने से पहले भी प्रोजेक्ट मेवन ने का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये जो यूएस पूरा अटैक कर रहा है वहाँ पे, जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स कर रहा है, उसमें प्रोजेक्ट मेवन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी वर्बैटिम ऐसे स्टेटमेंट्स उठाता है और उसको पूछ लेता है कुछ प्रीलिम्स के अंदर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ लेना प्रोजेक्ट मेवन को। मशीन लर्निंग और एआई को बेसिकली इसका काम यही है, मशीन लर्निंग और एआई को इंटीग्रेट करता है किसके साथ, मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ। और इसका मेजर जो काम होता है ना वो क्या होता है, एनालाइज करना किसको, ड्रोन फुटेजेस को। Question 3. Which of the following statements best explains the high-low technology split in the 2026 conflict? Option A, the difference between nuclear-capable missiles and conventional artillery. Option B, a strategy involving high-tech satellites and low-tech radio communication. Option C, the deployment of high-cost stealth platforms by the US against low-cost mass-produced drones by Iran. Option D, the use of high-altitude bombers versus low-altitude इन्फेंट्री यूनिट्स। इसका जो आंसर है, पहले पॉज करें वीडियो को, खुद से अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, द डिप्लॉयमेंट ऑफ हाई कॉस्ट स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स बाय द यूएस अगेंस्ट लो कॉस्ट मास प्रोड्यूस्ड ड्रोन्स बाय ईरान। हाई लो टेक्नोलॉजी स्प्लिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तब भी ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी न्यूज़ में आई थी। हाई लो टेक्नोलॉजी स्प्लिट, स्प्लिट कैसे है कि दिस डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एसिमेट्री ऑफ द वॉर। इकोनॉमिक एसिमेट्री है कि यूएस और इसराइल के पास तो बहुत ज़्यादा हाईटेक वेपन्स हैं, बहुत महंगे वेपन्स हैं, पर ईरान के पास इतने हाईटेक वेपन्स नहीं है और बहुत लो बजट वेपन्स हैं। ईरान यूजेस $20,000 मतलब $20,000 ड्रोन्स टू फोर्स द यूएस इजराइल टू फायर $2 million to $4 million इंटरसेप्टर मिसाइल्स। अगर ईरान एक शाहिद ड्रोन्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस बार, एक बार इसको भी अपन कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। शाहिद ड्रोन्स बहुत न्यूज़ में रहा है। शाहिद ड्रोन्स की कॉस्टिंग आती है $20,000 से $50,000 तक, और ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स बहुत सारे हैं, मतलब लाखों में है ये ऐसे ड्रोन्स। अब ईरान क्या करता है, किसी भी कंट्री किसी भी बेस पे जैसे उसको अटैक करना है या फिर उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो एरिया है मुझे यहाँ पे अटैक करना है, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे ड्रोन्स वहाँ पे बम्बार्ड कर देगा। बहुत सारे ड्रोन्स मतलब नंबर्स ऑफ ड्रोन्स, 5,000, 1,000, 2,000, और उसको इंटरसेप्ट कौन करेगा, थार्ड और पेट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूएस का। क्योंकि देखो पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम ही है वहाँ पे, मेजरली थार्ड है और एक पेट्रियट सिस्टम है। अब उनमें उनको जैसे इंटरसेप्ट करेगा तो क्या करेगा कि फिर वो मिसाइल लॉन्च करेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो ड्रोन्स का अटैक किया है इसराइल ने, जो शाहिद ड्रोन्स है, अब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है यूएस थार्ड और पेट्रियट सिस्टम्स के थ्रू, वो उनकी कॉस्टिंग क्या आती है, $2 million से $4 million। तो आप देख रहे हो कि वैसे देखा जाए तो यूएस बहुत एडवांस है, उनके पास बहुत एडवांस वेपनरी है, बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। बट द थिंग इज कि ईरान उन शाहिद ड्रोन्स के थ्रू, जो कि उनकी बहुत ही लो बजट है, वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर रहा है। अभी शुरुआत है वॉर की, अभी तो इतना फील हो नहीं रहा होगा यूएस और इसराइल को कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म है। लेकिन ये वॉर थोड़ा और खिंचा ना 1-2 महीने, तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन पड़ने वाला है यूएस और इसराइल पे। क्योंकि आप देखोगे शुरू के 5-6 दिन में ही यूएस के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक तरीके से वाइप आउट हो गए हैं।
पूरी तरीके से वाइप आउट हो गए हैं। जो उनके यूएस बेसिस पे अटैक किया है, रिफाइनरीज पे अटैक किया है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे खूब सारी जो मिसाइल्स लॉन्च की है यूएस ने, इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो लॉन्च की है, उसमें बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी वाइप आउट हो चुके हैं। तो आप अब मुझे पता नहीं कि आगे आने वाले टाइम में कितना अफोर्ड कर पाएंगे, ये कितना बर्डन झेल पाएगा यूएस और इसराइल, तो ये देखने वाली बात है। इसलिए बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी ईरान की ये शाहिद ड्रोन्स जो उन्होंने लॉन्च किए पूरे बेसिस को अटैक करने के लिए यूएस के। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी वो, और बहुत न्यूज़ में भी है ये। इसको क्या बोला जाता है? हाई लो टेक्नोलॉजी स्प्लिट। कि हाई टेक्नोलॉजी तो किसके पास है? यूएस के पास। लो टेक्नोलॉजी किसके पास है? ईरान के पास। Consider the following statements regarding the F-35 Lightning II. It is a fourth generation fighter used primarily for ground support. Statement 1. Statement 2. Its stealth capabilities are used to suppress and destroy enemy air defenses. SEAD बोलते हैं इसको। Statement 3. It has been used by both the US and Israel in the current conflict. Which of the statements given above are correct? Option A 1 and 3 only. Option B 1, 2 and 3. Option C 1 and 2 only. Option D 2 and 3 only. इसका आंसर है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये फोर्थ नहीं है, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये F-35। The F-35 is used by both nations for stealth penetration. Statement 1 is incorrect because it is a fifth generation fighter, not fourth generation. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यूपीएससी ने पूछा भी था 2-3 साल पहले प्रीलिम्स के अंदर। मुझे ईयर एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, क्वेश्चन का नेचर भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट ऐसा कुछ पूछा था फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो दिए हुए हैं वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो उनमें से देखना था कि कौन से हैं कौन से नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने ऑप्शन बना रखे थे। तो द थिंग इज कि उस टाइम पे रफाल बहुत न्यूज़ में था, तो रफाल भी उनसे वन ऑफ द ऑप्शंस था फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में। बट द थिंग इज कि रफाल फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, ना ही फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। रफाल बीच का है। रफाल है 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी किसके पास है? सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है। कौन है? चाइना, यूएस और रशिया। सुखोई 57 रशिया का वो है एक, हाँ सुखोई 57 वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। यूएस के पास 2 हैं, F-35 और F-22। चाइना के पास है J-20। ये फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। रफाल जो है फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, ना सिक्स्थ है, वो है 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना डेवलप कर रहा है, उसका नाम क्या है? J-36। अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो यूपीएससी फिर से टारगेट कर सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए हैं इस बार, तो यूपीएससी वापस, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी किया हुआ ये क्वेश्चन, टारगेट वापस कर सकता है। तो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा है चाइना का? J-36। फिफ्थ जनरेशन कौन सा है उसका? J-20। अमेरिका का कौन सा है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट? F-22, F-35। और रशिया का कौन सा है? सुकोई 57। इंडिया भी डेवलप कर रहा है एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, वो कौन सा है? AMCA। डेवलप हुआ नहीं है, कर रहा है, डीआरडीओ कर रहा है इसको, किसी के साथ जॉइंट वो है, ये प्रोजेक्ट है किसी एक और कंपनी के साथ, वो आप देख लेना। 2028-29 तक बनने की उम्मीद है इसकी, और 2035 तक कमीशन होने का एक पॉसिबिलिटी है, जो डेट दे रखी है गवर्नमेंट ने ऑफिशियल। तो एएमसीए क्या है? इंडिया डेवलप कर रहा है। ये क्या है? फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। इंडिया ने अभी यूज नहीं किया है, बना ही नहीं है अभी। 28 या 29 में बनेगा, 35 में कमीशन होगा ये। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देख लेना अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एक्सो एटमॉस्फेरिक दैट इज स्पेस बेस्ड इंटरसेप्शन ऑफ मिसाइल्स? ए एरो 3, बी पेट्रियट, पैक 3, सी आयरन डोम, डी बवार 373। पॉज करो वीडियो को 20 से 30 सेकंड के लिए, पहले खुद करो क्वेश्चन को, फिर उसके बाद ही अटेम्प्ट करो। इसका आंसर है ऑप्शन ए। द एरो 3 इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स इन द वैक्यूम ऑफ स्पेस बिफोर दे री एंटर द एटमॉस्फेयर। एरो 3 है इसका आंसर। पेट्रियट भी एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम भी एयर डिफेंस सिस्टम है, बवार 373 भी एयर डिफेंस सिस्टम है, बट एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन ऑफ मिसाइल कौन करता है? एरो 3। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं, ऐसे गिरती हैं, यहाँ से लॉन्च होती है। जैसे कंट्री है ईरान मान लो इसको, इसे इजराइल मान लो,
ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी यहाँ पे, इन्होंने लॉन्च करी। यहाँ तक का जो पार्ट है वो है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये वाला जो पार्ट है वो है एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन है ये। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से बाहर है, वैक्यूम है यहाँ पे, एयर नहीं है, स्पेस है ये टोटली। थोड़ा राइटिंग को माफ करना, मेरी इस पर अच्छे से बन नहीं पा रहा। तो क्या होता है, जैसे इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होती है कि पहले थोड़े टाइम ये एटमॉस्फेयर में रहती है, फिर ये एकदम से एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है ये। अब एरो 3 का क्या काम है, जैसे ही ये इस वाले रीजन में आएगी ना जहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा ये। इसका जो रडार होगा वो इंटरसेप्ट करेगा कि अरे भैया कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी ईरान ने हम पे, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो एरो 3 क्या करेगा, यहां से एक काउंटर मिसाइल लॉन्च करेगा। काउंटर मिसाइल जैसे ही उसने लॉन्च करी यहाँ पे, तो जैसे ये पाथ अपना फॉलो करेगी ना, ये वाली मिसाइल जो ईरान से छूटी है, वो जैसे ही फिर से वापस एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगी ना, देखो डिटेक्ट तो उसने स्पेस के अंदर कर लिया था कि हाँ भैया कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने वाली है, तो एरो 3 क्या करेगा, काउंटर मिसाइल लॉन्च करेगा। काउंटर मिसाइल लॉन्च करने के बाद जैसे ही ये वाली मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर घुसेगी, ये वाली मिसाइल उसको हिट कर देगी और ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगी ये वाली मिसाइल। तो एरो 3 का ये काम है। एरो 3 क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है इन मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को। कहाँ पे, एक्सो एटमॉस्फेयर। एक्सो एटमॉस्फेयर मतलब स्पेस में, स्पेस कहाँ, जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे एयर नहीं है। डिटेक्ट यहाँ पे कर लेगा और यहाँ पे हिट कहाँ करेगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगी ये वाली। क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल ऐसे चलती है बिल्कुल जैसे फाइटर जेट होता है ना, उसके पास मतलब इंजन्स जो होते हैं, हाई प्रोपल्शन इंजन्स होते हैं क्रूज मिसाइल्स के अंदर। तो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल ग्राउंड के पास होती है एकदम। बैलिस्टिक मिसाइल पूरा पैराबोलिक वो करती हैं, जो ट्रेजेक्ट्री है उसको फॉलो करती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चलती है। यहाँ तक तो देखो, इसको थर्स्ट मिलता है यहाँ पे, मिलता रहता है, और जैसे यहाँ पे आती है वापस एकदम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आने लग जाती है। क्रूज मिसाइल्स क्या होती है, पूरे टाइम पूरे इंजन प्रोपेल्ड रहती हैं, इनके इंजन बड़े स्ट्रांग होते हैं और बड़े लो रहते हैं, ये ग्राउंड के पास रहती है क्रूज मिसाइल, जैसे अपने पास ब्रह्मोस जो है। तो इनको रडार में डिटेक्ट करना भी बहुत टफ होता है क्रूज मिसाइल्स को, इसलिए क्रूज मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डिफेंस सिस्टम का, किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स होना एक तरीके से एज है आपके पास। इंडिया ने भी शायद हिट किया था पाकिस्तान पे क्रूज मिसाइल्स के थ्रू, ऑफिशियल नहीं किया बट ऐसे इमेजेस के थ्रू ऐसा लग रहा था कि हाँ हो सकता है ब्रह्मोस से हिट किया हो पाकिस्तान पे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये एयर डिफेंस सिस्टम। पेट्रियट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन डोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन डोम किसका है, इसराइल का। बवार, आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी, मैं भूल गया यहाँ पे, एक बार आप चेक कर लेना कौन सी कंट्री का है बवार 373। तो आज के लिए इतना ही एस्पिरेंट्स, और ये बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है जो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट है, और आगे आने वाले 2-3 महीने में मुझे लगता नहीं है कि वॉर रुकेगा, चलता रहेगा ये वाला वॉर। तो और भी ज़्यादा डेवलपिंग स्टोरीज आएंगी, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन डिस्कस करेंगे आगे आने वाले इस वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो और यूट्यूब चैनल, और जुड़े रहें और ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू।